Assalamualaikum, this is Syed Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 17 from second year English book, the new one. The name of the lesson is Desire is Baby. Desire is Baby का मतलब है डिजायर का बेटा. ये डिजायरी जो है वो एक लड़की का नाम है जो कि मेन कैरेक्टर है और ये बेबी जो है ये उसका बेटा है और ये सारी कहानी इस बच्चे के बारे में है और ये जो कहानी है ये रेसिज्म पे बेस करती है जो कि नस्ली तासब होता है, सफ़ेद और काले रंग का जो तासब होता है, जो उसमें नापसंदीदगी होती है, जो सफ़ेद लोग काले लोगों को पसंद नहीं करते, तो ये उस पर बेस करता है. इसमें जो वॉलमोंडे है ये फैमिली नेम है, खानदान का नाम है और दूसरा हमारे पास एक और आगे जाके एक फैमिली नेम आएगा उसका नाम है ओबिग्नी. ये दो खानदान है आपस में और मैडम वॉलमोंडे जो है ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है. अब कहानी शुरू होती है. एज द डे वॉज प्लेजेंट, जैसे कि मौसम खुशगवार था, तो मैडम वॉलमोंडे ड्रोव ओवर टू लाबरी टू सी डिजायरी एंड द बेबी. तो जो मैडम वॉलमोंडे हैं ये गाड़ी में सवार होकर लाबरी जाती है. लाबरी जो है एक जगह का नाम है ताकि वो डिजायरी को देख सके और उसके बच्चे को मिल सके. इट मेड हर लाफ टू थिंक ऑफ डिजायरी विद द बेबी. जब भी वो डिजायरी और उसके बच्चे के बारे में सोचती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट से आती है या उसको हंसी सी आती है. वाई इट सीम्ड बट yesterday द डिजायरी वॉज लिटिल मोर देन अ बेबी हर सेल्फ. व्हेन मॉन्सिग्योर, ये फ्रेंच वर्ड है जिसको मॉन्सिग्योर प्रोनाउंसिएशन की जाती है इसकी. Monsignor, in riding through the gateway of Volmonde, had found her lying asleep in the shadow of the big stone pillar. अब ये था कि जब भी वो बच्चे के बारे में सोचती है तो हंसती है तो ऐसा दिखाई देता था. लेकिन कल ही डिजायरी जो है वो खुद तकरीबन बची थी. मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोर देन अ बेबी हरसेल्फ, लिटिल मोर देन अ बेबी. वो क्यों सोच के हंसती है कि कल तक तो डिजायरी खुद एक बच्ची थी, आज वो डिजायरी और उसके बच्चे को जाकर मिलने वाली है. तो ये सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है. और जब मोन्सेग्योर ने, ये जो मोन्सेग्योर है, जब मोन्सेग्योर जो है वो वॉलमोंडे की जगह से गुजरता है या उसकी गुजरगाह से गुजरता है तो उसे एक बड़े पत्थर के एक सतून के साय में सोया हुआ पाता है. अब ये किसकी बात हो रही है? ये डिजायर की बात हो रही है. व्हेन मोन्सेग्योर इन राइडिंग थ्रू द गेटवे ऑफ वॉलमोंडे, गेटवे का मतलब है उस गुजरगाह में से गुजरता है. हैड फाउंड हर, ये डिजायरी जो है ये उसको मिली थी मोन्सेग्योर को जब वो छोटी बच्ची थी तो उसको कोई वहां पर छोड़ के चला गया था. ये उसको मिली थी और एक बड़े से पिलर के पास, एक बड़े से पत्थर के सतून के पास वो पड़ी हुई थी. तो मोन्सेग्योर ने, जो कि इसी फैमिली का बंदा है, उसने इसको उठा लिया था. The little one awoke in his arms and began to cry for दादा या डैडा. द लिटिल वन, ये जो छोटी बच्ची थी, अवोक इन हिज आर्म्स, वो जब उसने इस मोन्सेग्योर ने इस बच्ची को उठाया, मतलब अब ये डिजायरी की बचपन की बात हो रही है. अब यहाँ से पता चलता है कि जो डिजायरी है उसको अडॉप्ट किया गया है. मोन्सेग्योर को वो किसी पिलर के पास पड़ी हुई मिली थी. तो जैसे ही उसने उसको उठाया तो उसकी बाहों में उसने आंख खोली और रोना शुरू कर दिया और डैडा डैडा कहना शुरू कर दिया. दैट वॉज एज मच एज शी कुड डू और से, सिर्फ यही इतना कुछ वो कर सकती थी या कह सकती थी. Some people thought she might have strayed there for her own accord. कुछ लोग ये समझते, स्ट्रेट कहते हैं गुमराह होने को, ऑफ हर ओन अकॉर्ड का मतलब है अपनी वजह से. कुछ लोग ये समझते थे कि वो अपनी वजह से या अपनी मर्जी से वो यहाँ पर भटकती हुई या गुमराह होती हुई आई है. The prevailing belief was that she had been purposely left by a party of Texans whose canvas-covered wagon late in the day had crossed the ferry that cotton maize kept just below the plantation. अच्छा, आम लोगों का ख्याल ज्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि उसे टेक्सन के किसी ग्रोह ने जानबूझकर वहां पर छोड़ दिया था, जिसकी whose canvas covered wagon, जिसकी वैगन जो थी, जो तरपाल से ढांपी गई थी, लेट इन द डे, दिन के आखिर में, हैड क्रॉस द फेरी दैट कॉटन मेज के, फेरी का मतलब है शिप, कश्ती, जिसने, जिस कश्ती ने, या जो जो कश्ती जो थी वो दिन के आखिरी हिस्से में वहां से गुजरी थी, जस्ट बिलो द प्लांटेशन, और उसे खेतों में छोड़ दिया था. इन टाइम मैडम वॉलमोंडे abandoned every speculation. speculation कहते हैं किसी भी किस्म का ख्याल जो कि आम ख्याल होता है, जो कि सिर्फ तस्वर होता है. तो जो इन टाइम मैडम वॉलमोंडे abandoned every speculation but the one that desire had been sent to her by a beneficent providence to be the child of her affection, seeing that she was without child of the flesh. अब उस वक्त मैडम वॉलबॉन्डे ने हर ख्याल को, हर तस्वर को छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था, मतलब तर्क कर दिया था, मगर ये ख्याल नहीं छोड़ा था कि जो डिजायरी है उसको किसी सखी होशियार शख्स ने वहां भेजा होगा, या फिर जो उसका, मतलब इसलिए भेजा होगा कि ताकि वो उसका बेहतरीन या बहुत ही नजदीकी या बहुत ही प्यारा बच्चा या बच्ची बन जाए. ये देखते हुए कि उसका कोई बच्चा नहीं है, मतलब चाइल्ड ऑफ द फ्लैश, इसका अपना कोई, उसकी अपनी जाती औलाद नहीं थी मैडम वॉलमोंडे के.
For the girl grew to be beautiful and gentle. वो जो लड़की थी, जो डिजायरी थी, वो बड़ी होती गई और बहुत ही खूबसूरत होती गई. Affectionate and sincere, the idol of Volmonde. अब वो लड़की बड़ी होती गई, खूबसूरत होती गई, शरीफ होती गई, हमदर्द होती गई, मोहब्बत से भरी हुई थी, मुखलिस थी. और वो वॉलमोंडे की जो है ना आइडल, आइडल का मतलब है वो उसकी एक मूर्ति सी बन गई, वॉलमोंडे की एक पहचान सी बन गई. It was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow she had lain asleep 18 years before that Armand Aubigny, riding by and seeing her there, had fallen in love with her. It was no wonder. ये कोई हैरत की बात नहीं थी जब उसे उस सतून के सामने, जो सतून था जिसके बचपन में जहां पर वो मिली गई थी, तो सतून के सामने जब वो खड़ी होगी, किसी के साए में पड़ी हुई थी वहां पर, मतलब ये 18 साल पहले की बात है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी. और अब एक और कैरेक्टर इसमें आ रहा है, ये आर्मंड ऑबिगनी. अब एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर घोड़े पर सवार होकर आता है, वो उसको जैसे ही देखता है तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, ये उसको बहुत अच्छी लगती है. दैट वॉज द वे ऑल ऑबिगनीज फेल इन लव एज इफ स्ट्रक बाय अ पिस्टल शॉट. ऑबिगनीज मैंने आपसे कहा था ये दूसरा फैमिली है, दूसरा खानदान, एक वॉलमॉन्डे है, एक ऑबिगनीज है. तो यहाँ पे इस तरह था कि जितने भी ऑबिगनीज थे, जितने भी उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे, वो जैसे जैसे उसको देखते थे तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते जाते थे, जैसे कि इनको किसी ने जिस तरह पिस्तौल की गोली जैसे किसी को लगी हो. The wonder was that he had not loved her before, for loved as if struck by a pistol. Sorry. The wonder was that he had not loved her before, for he had known her since his father brought him home from Paris, a boy of 8, after his mother died there. अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जो लड़का था ऑबिगनी, जो उसको देख के उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, तो ये तरीका था कि मतलब इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं थी कि पहले उससे वो मोहब्बत नहीं करता था. मतलब ये जब उसको अडॉप्ट किया गया था, उसको उठा के लाया गया था, तब भी ऑबिगनी वहां पर था, सिर्फ वो 8 साल का था. तो पहले उससे मोहब्बत नहीं करता था क्योंकि वो उसको उस वक्त इतना नहीं जानता था जब वो 8 साल का था. और उसका जो वालिद है वो उसकी माँ के मरने के बाद उसको यहाँ पर लेकर आया था, पेरिस में लेकर आया था. तो उस वक्त भी इसको देखता था, लेकिन उस वक्त उसको पसंद नहीं आई थी. लेकिन आज जब 8 साल के बाद उसने देखा, तो सॉरी, जब इतने सालों के बाद, 8 साल की उम्र के बाद, इतने सालों के बाद जब उसने उसको देखा तो उसको वो अच्छी लगने लगी. Passion that awoke in him that day when he saw her at the gate swept along like an avalanche or like a fairy fire or like anything that drives headlong over all obstacles. वो जज्बा जो उसमें पैदा हुआ जब उसने उसको देखा दरवाजे पे, गेट स्वेप्ट अलोंग लाइक एन एवलांच, वो जज्बा जो उसमें पैदा हुआ जब उसने उसको दरवाजे में देखा, वो उसको एक बर्फानी तोदे की तरह बहा कर ले गया. एवलांच कहते हैं बर्फानी तोदे को, और लाइक अ पैरी, पैरी कहते हैं सब्जाजार को या सब्ज जगह को. और यहाँ पे फायर अलग है, जैसे कि वो बर्फानी तोदे की तरह उसको बहा के ले गया, या जैसे कि एक सब्जाजार होता है, या आग की तरह, या किसी भी ऐसी चीज की तरह जो कि सर के बल सारी रुकावटें तोड़ती हुई जाती है, तो उसके जज्बे को वो सारा उस तरह करके ले गया. Monsieur Valmont grew practical and wanted things well considered, that is the girl's obscure origin. अब यहाँ पे उनको मसला ये पड़ गया था कि जो मॉन्सिक्योर है, उनको ये मसला पड़ गया कि इसके ओरिजिन के बारे में उनको पता नहीं था. मतलब ओरिजिन का मतलब ये है कि उनको जो उसकी इब्तिदा थी कि वो आई कहाँ से है, किस खानदान से आई है, वो चीज उनको पता नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही ग्रू प्रैक्टिकल एंड वांटेड थिंग, वो बहुत ज्यादा अमल पर यकीन रखता था वो बंदा जो था. और वो चाहता था कि हर चीज पर गौर करे. मतलब ये जो लड़की है, इसकी जो वो है क्या कहते हैं, इसका जो ओरिजिन है, जो इसका जो इसकी इब्तिदा है, वो कहाँ से हुई है. तो आर्मंड लुक्ड इनटू हर आईज एंड डिड नॉट केयर. जो आर्मंड था, जो लड़का था, वो उसकी आंखों में देखता था और इस चीज की परवाह नहीं करता था. ही वॉज रिमाइंडेड दैट शी वॉज नेमलेस. उसको बताया गया, बार बार याद दिलाया गया कि उसका कोई नाम नहीं है, हमें उसका पता नहीं है, हमने इसको सिर्फ अडॉप्ट किया, हम इसको उठा कर लाए हैं, हमें इसके खानदान का नहीं पता, हमें इसकी नस्ल का नहीं पता. What did it matter about a name when he could give her one of the oldest and proudest in Louisiana? What did it matter about a name? अब वो यहाँ पर ये कहता है कि नाम से क्या फर्क पड़ सकता है, जबकि वो लुइसियाना जो एक जगह का नाम, उस जगह का नाम है, कि वो लुइसियाना का सबसे पुराना और मगरूर तरीन नाम दे सकता था उसको. मतलब ये अपना नाम उसको देने की बात कर रहा है. He ordered the Corbeli from Paris and contained himself with what patience he could until it arrived, then they were married. उसने क्या किया कि उसने पेरिस से जहेज का हुक्म दिया. कॉर्बली मतलब यहाँ पे मतलब जहेज का हुक्म दिया, और उसके आने तक बहुत सब्र और कनात का मुजाहिरा किया. फिर उनकी शादी हो गई. मैडम वोल्मोंडे had not seen Desiree and the baby for 4 weeks.
मैडम वॉलमोंडे ने डिजायरी और उसके बच्चे को 4 हफ्ते तक नहीं देखा था। When she reached Labri, she shuddered at the first sight of it, as she always did. जब वो वहां पहुंची तो उसको पहली नजर में ही वो देखकर जगह कांप उठी, जैसे वो अक्सर करती थी। It was a sad looking place. ये एक बड़ी गमगीन जगह थी, which for many years had not known the gentle presence of a mistress. यहाँ पे काफी अरसे तक किसी खातून की मौजूदगी नहीं हुई थी। ओल्ड मॉन्सिग्न्योर ऑबिग्नी, ये अब उस आर्मंड का वालिद है। बूढ़ा जो ऑबिग्नी था, हैविंग मैरिड एंड buried his wife in France, जिसने शादी की और अपनी बीवी को फ्रांस में ही दफन किया, and she having loved her own land too well ever to leave it, और वो अपनी जमीन से इतना प्यार करती थी कि वो उसको छोड़ ना सकी। The roof came down steep and black like a coal, reaching out beyond the wide galleries that encircled the yellow stuccoed house. अब उसके बाद अब वो वहां की जगह का बता रहा है कि वो जो छत थी वो नीचे आकर एक रोशनदान के ढकने की तरह काली हो चुकी थी, और जो बड़ी बड़ी गैलरीज थी उसके आगे जा चुकी थी, जो कि पलस्तर शुदा घर के इर्द गिर्द वाक़या थी। स्टकवुड हाउस का मतलब है पलस्तर शुदा घर। Big solemn oaks grew close to it, and their thick-leaved, far-reaching branches shadowed it like a pall. जो बड़ी बड़ी शाही बलूत के जो दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्त थे, वो आसपास उगे हुए थे, और उनकी दूर फैली हुई जो घनी शाखें थी उन्हें उन्होंने चारों तरफ से ढांपा हुआ था। यंग ऑबिग्नीज रूल वाज अ स्ट्रिक्ट वन, जो कि जवान ऑबिग्नी था, मतलब ये ऑर्मंड की बात हो रही है, उसका जो असूल था वो काफी स्ट्रिक्ट था। एंड अंडर इट his negroes had forgotten how to be gay as they had been during the old master's easygoing and indulgent lifetime. अब वहां पे क्योंकि उसका अपना मिजाज या उसका अपने जो असूल थे वो काफी सख्त थे, और उसके नीचे उसके जो निगरूज ने उन्हें खुश रहना भुला दिया था। गे का मतलब है खुश रहना, जिस तरह के वो अपने पुराने जो ऐशो इशरत थी या जो आसान जिंदगी थी उस पुराने आका जो गुजरे, मतलब इसका जो वालिद था, उनके टाइम की जो जिंदगी थी उसके दौरान वो बड़े आराम से रहते थे, बड़े ऐशो इशरत से रहते थे। लेकिन वो लोग, ये नीग्रूज वो लोग हैं जो उसके अंडर हैं। लेकिन अब वो लोग, अब यहाँ पे इनको नीग्रूज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये खुद वाइट है, ऑबिग्नी आर्मंड जो है वो खुद वाइट है, और वो जो नौकर हैं सारे, वो सारे इसके जो हैं वो ब्लैक हैं, नीग्रोज हैं, और वो सारे गुलाम हैं इसके। तो इसके बाप के टाइम पर वो काफी आराम से काम करते थे, लेकिन अभी ये जो बंदा है ये काफी रंग को लेकर बहुत रेसिस्ट है, ये काफी ज्यादा नापसंद करता है काले लोगों को, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा सख्त असूल इसने बनाए हुए हैं। The young mother was recovering slowly, and lay full length in her soft white muslins and laces upon a couch. couch कहते हैं सोफे को। अब ये जो यंग मदर है, ये अब डिजायरी की बात हो रही है, जो डिजायरी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेहतयाब हो रही है, और अपने नरम सफेद कॉटन के कपड़े और तस्मों से बने हुए जो उसका वो होता है सोफा है, उस पर वो लेटी हुई है। The baby was beside her, बच्चा उसके पास ही है, upon her arm, उसके हाथ में, where he had fallen asleep at her breast, जो कि उसके सीने पर ही जो है वो सो चुका था। The yellow nurse woman sat beside a window fanning herself, और एक वहां पे येलो नर्स, वहां पे एक जो आया कह सकते हैं उसको, वो वहां पर बैठी हुई थी, एक कमजोर किस्म की, यहाँ पर येलो का मतलब हुआ कमजोर, वो खिड़की के पास बैठी हुई थी और खुद को पंखा झल रही थी। Madame Valmont bent her portly figure over Desiree and kissed her, holding her an instant tenderly in her arms, then she turned to the child. अब जब ये मैडम वॉलमोंटे वहां पर आती है तो वो डिजायरी के ऊपर ही उसके मोटे जिस्म पर झुकी और उसे चूमा और उसे कुछ देर के लिए अपने बाहों में पकड़ा और फिर बच्चे की तरफ देखा। This is not the baby, she exclaimed. उसने कहा ये तो बच्चा नहीं है। In startled tones. French was the language spoken at Valmonde in those days. अब उसने जैसे ही उस बच्चे को देखा और तो उसने हंसते हुए कहा कि ये तो बच्चा नहीं है, मतलब ये तो वो बच्चा नहीं है, दिस इज नॉट द बेबी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वो बच्चा नहीं है, या पहचानने में इसको वो हो रहा है, पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या इसका ये मतलब हो सकता है कि ये तो अब बच्चा नहीं रहा, मतलब बड़ा हो गया है। वो मतलब बच्चों की तरफ देख के जिस तरह आम बंदा बातें करता है, हो सकता है उस तरह बात करी हो। फिर कहता है कि वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस पर हैरानगी हुई है। देन शी टर्न टू द चाइल्ड, और फिर उसने ये सब कुछ कहा। एंड बाउड हर टर्पन हेड मैजेस्टिकली, मैक्सी मैडम। तो वो औरत ने पगड़ी बंधे सर को बड़े शान और शौकत के साथ झुका दिया और कहा कि क्यों नहीं मैडम। एंड द वे ही क्राइज वेंट ऑन डिजायरी, और डिजायरी ने मजीद बताते हुए कहा कि जैसे ये बच्चा रोता है, इज डेफनिंग, कानों को बहरा कर देने वाली आवाज होती है। आर्मंड हर्ड हिम द अदर डे
as far away as La Blanche's cabin। और आर्मंड ने इतना दूर ला ब्लैंचेस केबन में भी इसकी आवाज उस दिन सुनी थी। मैडम वॉलमोंडेस had never removed her eyes from the child। मैडम वॉलमोंडे ने कभी भी बच्चे से अपनी नजरें नहीं हटाई। She lifted it and walked with it over to the window that was lightest। उसने इस बच्चे को उठाया और दूर खिड़की की तरफ चली गई जो कि बहुत हल्की थी। She scanned the baby narrowly, then looked at as searchingly at Zendarine, whose face was turned to gaze across the fields। उन्होंने मैडम वॉलमोंडे ने बच्चे को गौर से देखा, फिर मतलाशी नजरों से जेंडेरिन की तरफ देखा जिसका चेहरा खेतों की तरफ मुड़ा हुआ था। Yes, the child has grown, has changed, said Madame Valmont slowly as she replaced it beside its mother। What does Armand say? उसने कहा कि हाँ, जो बच्चा ये बड़ा हो गया है वो बदल चुका है। जो ही उसने बच्चे को वापस माँ के पास रख दिया, उस फिर पूछा कि आर्मंड क्या कहता है। Desiree's face became suffused with a glow that was happiness itself। Oh, Armand is the proudest father in the parish, I believe, chiefly because it is a boy to bear his name, though he says not that he would have loved a girl as well। अब उसके बारे में बताती है कि डिजायरी का, जैसे उसकी माँ ने पूछा कि आर्मंड क्या कहता है, तो डिजायरी का चेहरा चमक उठा जो कि खुशी की चमक थी। और वो कहता है कि आर्मंड इस बस्ती में प्राउडेस्ट कहते हैं मगरूर तरीन वालिद है या बाप है। और मेरा यकीन है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बच्चा लड़का है। अगरचे वो ऐसा नहीं कहता कि वो एक लड़की से भी मोहब्बत करता, अगर बच्ची होती तो उससे मोहब्बत करता, लेकिन वो कहता है, वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि बट आई नो इट इजंट ट्रू, मैं जानती हूँ कि सच नहीं है। आई नो ही सेज दैट टू प्लीज मी, क्योंकि वो ऐसा मुझे खुश करने के लिए कहता है। एंड मामा, शी एडेड, और फिर उसने मजीद कहा कि ड्राइंग मैडम वॉलमोंडेज हेड डाउन टू हर एंड स्पीकिंग इन अ विस्पर, और उसका अपनी माँ का सर अपने पास नजदीक लाती है और उसको सरगोशी के अंदाज में कहती है कि ही हैजंट पनिश्ड वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम, सिंस बॉय इज बोर्न। और कहती है कि उसने इनमें से किसी को भी सजा नहीं दी, एक को भी नहीं दी जब से लड़का पैदा हुआ है। किसको सजा नहीं दी? और वो नौकरों के बारे में बात कर रही है। इवन नेग्रेलियन हु प्रिटेंडेड टू हैव बर्न्ट हिज लेग दैट ही माइट रेस्ट फ्रॉम वर्क, ही ओनली लाफ्ड एंड सेड नेग्रेलियन वाज अ ग्रेट स्कैम। और कहती है कि हत्ता कि हमारा इनका एक नौकर है नेग्रेलियन, जिसने अपनी टांग जलाने का झूठ मूठ का ड्रामा किया था, बहाना किया था कि ताकि वो काम पर ना आ सके। तो जब उसको पता चला आर्मंड को, तो वो आगे से हंसा, और हंसने के बाद उसने कहा कि ये जो निगरियन है, ये एक स्कैम है। मतलब स्कैम का मतलब है कि वो बड़ा शरीर है, बड़ा शैतान है। ओ मामा, आई एम सो हैप्पी इट फ्राइटन्स मी। कहती है कि मामा मैं बहुत खुश हूँ और इससे मुझे डर लगता है। व्हाट डिजायरी सेड वाज ट्रू। डिजायरी ने जो कहा वो सच था। मैरिज एंड लेटर द बर्थ ऑफ हिज सन हैड सॉफ्टन्ड आर्मंड ऑबिग्नीज इम्पियस एंड एग्जैक्टिंग नेचर ग्रेटली। ये बहुत सच था कि जब से उसका बेटा पैदा हुआ था, तो उसकी जो सख्त मिजाजी जो थी, या उसका जो गुस्सापन था, वो बहुत हद तक खत्म हो गया था। दिस वाज व्हाट मेड द जेंटल डिजायरी सो हैप्पी। और इसी वजह से जो डिजायरी थी बहुत खुश थी। फॉर शी लव्ड हिम डिस्परेटली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी उसको। व्हेन ही फ्रोन्ड शी ट्रेम्बल्ड। जब वो गुस्सा होता था तो ये कांप उठती थी। बट लव्ड हिम, लेकिन उससे प्यार करती थी। व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराता था, शी आस्क्ड नो ग्रेटर ब्लेसिंग ऑफ गॉड, तो वो खुदा से और किसी नेमत की तवक्को नहीं रखती थी। बट आर्मंड्स डार्क हैंडसम फेस had not often been disfigured by frowns since the day he fell in love with her। लेकिन उसका जो आर्मंड का जो काला और खूबसूरत चेहरा था, उस दिन से कभी भी नाराजगी और गुस्से की वजह से खराब नहीं हुआ था, जिस दिन से वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। When the baby was about 3 months old, जब बच्चा जो है 3 महीने का हुआ, डिजायरी awoke one day, डिजायरी एक दिन सुबह उठी, to the conviction that there was something in the air menacing her peace। और वो उठी और उसको ऐसा लगा कि उसकी इर्द गिर्द का जो माहौल है, वो उसने अंदाजा लगाया कि कोई ऐसी चीज है जो उसकी सुकून के लिए खतरा बन रही है। It was at first too subtle to grasp। पहले तो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। It had only been a disquieting suggestion, an air of mystery among the blacks, unexpected visit from far off neighbors who could hardly account for their coming। पहले तो उसका अंदाजा लगाना जो है वो मुश्किल था, लेकिन फिर एक ये मामूली सा राज था, एक मुअम्मा था, जो दूर हमसायों की गैर मुतवक्को आमद थी, जो बमुश्किल उनके आने की वजाहत कर सकती थी। Then a strange and awful change in her husband behavior। और फिर उसके जो शोहर के बिहेवियर में, उसके बर्ताव में थोड़ा सा जो है थोड़ी सी तब्दीली आई थी। which she dared not ask him to explain। जो कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसको बताए कि वो तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हारा जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, क्यों चेंज हो गया। When he spoke to her, जब उससे बोलता, it was with averted eyes, तो उसकी नजरें कहीं और होती। From which the old love light seemed to have gone out, जिससे लगता था कि उसकी आंखों में जो पुरानी प्यार की रोशनी थी वो अब जा चुकी थी।
He absented himself from home. वो घर से दूर रहने लगा था. And when there avoided her presence and that of her child. और वो अब उस डिजायरी की और अपने बच्चे के पास बैठने से गुरेज करने लगा था विदाउट एक्सक्यूज बगैर किसी बहाने के. एंड द वेरी स्पिरिट ऑफ सैटर्न सीम सडनली टू टेक होल्ड ऑफ हिम. ऐसा लगता था कि उस पर शैतान हावी हो गया है इन हिज डीलिंग्स विद द स्लेव्स. जब वो अपने नौकरों को डील करता था, उनसे बात करता था, उनसे बर्ताव करता था. डिजायरी वॉज मिरेबल इनफ टू डाई. अब डिजायरी जो थी वो मिजरेबल कहते हैं बहुत ही खराब हालत में हो गई थी. अब वो बहुत ज्यादा खराब हालत में हो गई थी और वो मरने तक के करीब पहुंच गई थी. शी सैट इन हर रूम. वो अपने घर में बैठी कमरे में. वन हॉट आफ्टरनून. एक गर्मी की सपहर को. इन हर बिगिनर listlessly drawing through her fingers the strands of her long silky brown hair that hung about her shoulders. एक दिन वो अपने कमरे में एक सपहर को बैठी थी. एक गर्म सपहर थी. उस टाइम पे वो अपने रूम में बैठी हुई थी. तो उसने अपने कमरे में बैठकर अपने बड़ी बेपरवाही के साथ अपने लंबे भूरे बालों के बल खोल रही थी जो उसके कंधों पर पड़े हुए थे. शोल्डर्स पर पड़े हुए थे. और द बेबी हाफ नेकेड. और जो बच्चा था जो कि नीम ब्रहना था, ले asleep upon her own great mahogany bed that was like a sumptuous throne with its satin lined half canopy. और जो उसका बच्चा था वो नीम ब्रहना की हालत में उसके भूरे सुर्ख रंग की जो लकड़ी का जो बिस्तर था उस पर सोया हुआ था, जो कि कीमती और शानदार तख्त की तरह था और उसके ऊपर साटन के कपड़े की शीट फैला दी गई थी. One of La Blanche's little quadroon boys, half naked too, stood fanning the child slowly with a fan of peacock feathers. अब वहां पे एक और बच्चा भी खड़ा हुआ था, जो कि ला ब्लांची का छोटा सियाफाम बच्चा था जो कि काला था. वो भी नीम ब्रहना था. वो भी खड़ा था और वो मोर के परों से आहिस्ता आहिस्ता पंखा चल रहा था उस बच्चे के लिए. Desiree's eyes had been fixed absently and sadly upon the baby while she was striving to penetrate the threatening mist that she felt closely about her. She looked from her child to the boy who stood beside him and back again over and over. अब वो क्या कर रही थी कि वो उसने बच्चे से नजरें हटाकर उस लड़के को देखा जो कि पास खड़ा था और वो बार बार उस बच्चे को देखने लगी. इससे पहले वो बड़ी सोच और विचार में परेशानी के आलम में बच्चे पर अपनी नजरें जमाई हुई थी और वो उस खतरे वाले जो धुंध है उसको जज़ब करने की कोशिश कर रही थी जो कि वो महसूस कर रही थी और इसके साथ साथ वो उस बच्चे को भी देख रही थी और अपने बेटे को भी देख रही थी. उसके बाद क्या हुआ कि it was a cry that she could not help, which she was not conscious of having uttered. The blood turned like ice in her veins and the clammy moisture gathered upon her face. ये एक ऐसी चीख थी जिस पर वो काबू ना रख सकी. मतलब उसने उसके मुंह से एक आह निकली और बेखबरी के आलम में ये चीख उसके मुंह से निकली तो उसका जो खून है उसकी रगों में सर्द सा हो गया और एक नाखुशगवार पसीना उसके चेहरे पर जमा हो गया. She tried to speak to the little quadroon boy, but no sound would come at first. उसने कोशिश की कि वो छोटे उस बच्चे से बात करे लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली. When he heard his name uttered, जब उसने जब उस बच्चे ने अपना नाम सुना, he looked up. उसने ऊपर देखा and his mistress was pointing to the door. और उसकी मालकन जो है वो दरवाजे की तरफ इशारा कर रही. He laid aside the great soft fan and obediently stole away over the polished floor on his bare tiptoes. Tiptoe का मतलब है जो कि ऐसे तरीके से चलना कि चलने की भी आवाज ना आए. तो उसने हाथ का पंखा एक तरफ रखा और फर्माबरदारी के साथ अपने नंगे पांव के साथ जो साफ फर्श था उस पर चलने लगा. She stayed motionless with gaze riveted upon her child. वो बिल्कुल साकित रही और gaze riveted upon her child का मतलब है उसकी जो नजरें थी वो अपने बच्चे पर जमी रही. And her face the picture of fright. और उसकी जो शक्ल थी, जो चेहरा था वो खौफ की तस्वीर बना हुआ था. Presently her husband entered the room. इसी असना में उसका जो शोहर है वो कमरे में दाखिल होता है. And without noticing her, उसको देखे बगैर went to a table. एक मेज की तरफ जाता है and began to search among some papers which covered it. और वहां पर जाकर कुछ कागजात के नीचे कुछ तलाश करने लगता है. Armand, she called to him in a voice which must have stabbed him. वो अपने शोहर को आवाज देती है आर्मंड और वो आवाज ऐसी होती है जैसे कि कोई उस पर छुरा घोंपने जैसी आवाज होती है. बट इफ ही वॉज अ ह्यूमन, अगर वो इंसान होता तो उसको जरूर इसकी आवाज आती. बट ही डिड नॉट नोटिस. लेकिन उसने इसको तवज्जो ही नहीं दी. आर्मंड, शी सेड अगेन. उसने दोबारा आवाज दी. देन शी रोज. फिर वो खड़ी हुई एंड टॉटर्ड टुवर्ड्स हिम. और उसकी तरफ बढ़ी. आर्मंड, शी पैंटेड वंस मोर, क्लचिंग हिज आर्म. लुक एट आवर चाइल्ड. व्हाट डज इट मीन? टेल मी. और अब यहाँ पर वो अपने शोहर के पास गई और उसको बाजू से पकड़कर उसकी जो सांस थी फूली हुई थी. उसने कहा कि हमारे बच्चे को देखो, इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ. He coldly
but gently loosened her fingers from about his arm and thrust the hand away from him. उसने सर्द मेहरी से बल्कि आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपने बाजू से हटाया और हाथ उससे दूर झटक दिया। अब यहाँ पे टेल मी व्हाट इट मीन्स शी क्राइड डिस्पेयरिंगली। अब वो बड़ी मायूस हो गई थी और मायूसी से वो चिल्लाई कि मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। It means, he answered lightly, that the child is not white. इसका मतलब है, उसने खामोशी से या आहिस्तगी से जवाब दिया या बड़े सुकून के साथ जवाब दिया कि ये बच्चा जो है सफेद नहीं है। It means that you are not white. इसका मतलब है कि तुम सफेद नहीं हो, मतलब तुम्हारी जो नस्ल है वो ब्लैक में से हो सकती है, तुम व्हाइट में से नहीं हो। A quick conception of all that this accusation meant for her nerved her with unwanted courage to deny it. It's a lie. It's not true. I'm white. Look at my hair. It is brown and my eyes are grey. Armand, you know they are grey and my skin is fair. Seizing his wrist. Look at my hand. Whiter than yours, Armand. She laughed hysterically. अब वो यहाँ पर थोड़ा सा hysterically कहते हैं पागलपन जैसे। अब वो पागलपन का शिकार हो गई और पागलों की तरह उसको बताने लगी कि ये जो बच्चा है वो, उसने कहा कि ये तो सफ़ेद नहीं है या सफ़ेद फार्म नहीं है। तो उसने कहा कि ये उसकी जो वो जो बीवी थी उसको एक तेज़ ख्याल सा आया और उसने सब इल्ज़ामात अपने से हटाने के लिए उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, मैं सफ़ेद फार्म हूँ, मतलब मैं सफ़ेद हूँ। तो मेरे बालों को देखो, ये भूरे हैं, मेरी आंखों को देखो, तुम जानते हो कि ये भूरे हैं और मेरी जिल्द का रंग जो है वो सफ़ेद है या जिल्द का रंग जो है वो साफ है, माई स्किन इज फेयर। और मेरे हाथों को देखो, मेरी कलाई को देखो, ये तुमसे भी ज्यादा सफेद हैं। आर्मंड शी लाफ्ड हिस्टेरिकली। और यहाँ पर वो जो है वो उसको बताते हुए पागलों की तरह जैसे कि हंसी। एज वाइट एज ला ब्लैंचेस ही रिटर्न क्रूली एंड वेंट अवे लीविंग हर अलोन विद देयर चाइल्ड। और उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे हाथ तो सफेद हैं, लेकिन ये हाथ जो हैं वो लाबलांचे की तरह सफेद है। और ये कहते हुए वो अपने बच्चे के साथ उसे तनहा छोड़कर बाहर चला गया। When she could hold a pen in her hand, she sent a despairing letter to Madame Valmont. जब उसने अपना एक कलम हाथ में जब वो पकड़ सकती थी तो उसने मैडम वॉलमोंटे को एक जो है ना मायूसी से एक खत लिखा। माई मदर दे टेल मी आई एम नॉट वाइट। उसने कहा कि मेरी माँ ये मुझे कहते हैं कि मैं सफ़ेद फार्म नहीं हूँ या मैं सफ़ेद नहीं हूँ। आर्मंड हैज़ टोल्ड मी आई एम नॉट वाइट। आर्मंड ने मुझे बताया कि मैं सफ़ेद फार्म नहीं हूँ। फॉर गॉड्स सेक, खुदा के लिए, टेल देम इट्स नॉट ट्रू, कि ये सच नहीं है। यू मस्ट नो इट इज़ नॉट ट्रू, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये सच नहीं है। आई शैल डाई, मैं मर जाऊंगी। आई मस्ट डाई, और मुझे मर जाना चाहिए। आई कैनॉट बी सो हैप्पी एंड लिव, और मैं इस तरह से एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकती। द आंसर दैट केम वाज अ ब्रीफ। जो उसका जवाब आया वो बहुत ब्रीफ था, छोटा सा था। और उसमें था कि माई ओन डिजायरी कम होम टू वॉलमोंडे, बैक टू योर मदर हु लव्स यू, कम विद योर चाइल्ड। वो छोटा सा था कि तुम अपनी माँ की तरफ वापस आ जाओ घर, जो कि तुमसे और तुम्हारे बच्चे से प्यार करती है। When the letter reached Desiree, she went with it to her husband's study. जब वो लेटर उसको मिला तो वो उसके साथ अपने हस्बैंड के स्टडी रूम में गई and laid it upon the desk before which he sat. और जहां पर वो बैठा हुआ था उसके आगे जो मेज पड़ी थी उस पर ये रख दिया। She was like a stone image. वो एक बिल्कुल पत्थर की तस्वीर बनी हुई थी, एक पत्थर का स्टेचू बना हुआ था। साइलेंट, वाइट, मोशनलेस आफ्टर शी प्लेस इट देयर। वो बिल्कुल सफेद, साकत और बिल्कुल खामोशी से वहां पर खड़ी रही। In silence he ran his cold eyes over the written words. खामोशी में आर्मंड ने अपनी नजरें जो है सर्द मेहरी की नजरें उस लिखे हुए अल्फाज पर दौड़ाई। He said nothing. उसने कुछ नहीं कहा। Shall I go, Armand? She asked in tones sharp with agonized suspense. तो उसके बाद फिर उसने पूछा आर्मंड से कि क्या मैं चली जाऊं। तो उसका जो लहजा था वो बड़ा तकलीफ से भरा हुआ या तजस्सुस से भरा हुआ था। Yes, go. हाँ चली जाओ। Do you want me to go? क्या तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? Yes, I want you to go. हाँ मैं चाहता हूं कि तुम चली जाओ। He thought, उसने सोचा, God had dealt cruelly and unjustly with him, and felt somehow that he was paying him back in kind when he stabbed thirst into his wife's soul. उसने ये सोचा कि अल्लाह ने उसके साथ जुल्म और नाइंसाफी का मामला किया और ये महसूस किया कि अपनी बीवी की जो रूह है उसको जख्मी करके वो अल्लाह को वैसे ही जवाब देना चाहता है। मोर ओवर, इसके अलावा ही नो लॉन्गर लव्ड हर, अब वो उसे प्यार नहीं करता था, बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस इंजरी शी हैड ब्रॉट अपॉन हिज होम एंड हिज नेम। अनकॉन्शियस इंजरी का मतलब है ऐसी इंजरी, ऐसा जख्म जो कि बेख्याली में आ गया हो। तो वो उससे मोहब्बत भी नहीं करता था और जो लाशऊरी में या बेख्याली में जो
वो जख्म या जो मुसीबत उसकी वजह से घर और उसके नाम पर आई थी, अब उसकी वजह से वो बिल्कुल उससे प्यार नहीं करता। She turned away like one stunned by a blow and walked slowly towards the door, hoping he would call her back. ये सुनने के बाद जो है वो मुड़ी और एक आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ती गई, इस उम्मीद के साथ कि वो पीछे से उसको आवाज देगा। गुड बाय आर्मंड, शी मोर्न। उसने बड़े मातम वाले लहजे में उसको कहा कि खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ। He did not answer, और उसने उसका जवाब नहीं दिया। That was his last blow at fate. और जब उसने उसका जवाब नहीं दिया तो उसने ये जो है वो उसकी तरफ से एक आखिरी तकदीर की आखिरी ज़रब थी उस पे। डिजायर इवेंट इन सर्च ऑफ हर चाइल्ड। डिजायर जो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए चली गई। जेंडरीन वाज पेसिंग द सॉम्बर गैलरी विद इट। जो जेम्बरीन थी, अब जेंडरीन जो थी वो उनकी मेड थी। वो क्या कर रही थी कि वो काली गैलरी में चहलकदमी कर रही थी। She took the little one from the nurse's arms with no word of explanation and descending the steps walk away under the live oak branches. उसने उस जेंडरीन से बच्चे को लिया, किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, किसी किस्म की उसने वजाहत नहीं की, और उसको लेके सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शाह बलूत की जो शाखें थी वहां पे उसके नीचे दूर चली गई। It was an October afternoon. The sun was just sinking. ये अक्टूबर के महीने की आफ्टरनून थी, दोपहर का वक्त था और जो सूरज था वो गुरूब होने वाला था। आउट इन द स्टिल फील्ड्स द नीग्रोज वर पिकिंग कॉटन। और उस वक्त भी जो काम करने वाले थे, जो सियाफाम लोग थे, वो कपास चुनने में मसरूफ थे। Desiree had not changed the thin white garment, not the slippers which she wore. डिजायरी ने जो कपड़े पहने हुए थे, सफेद गारमेंट, सफेद लिबास पहना हुआ था, और जो जूते उसने पहने थे वो उसने नहीं बदले। हर हेयर वॉज अनकवर्ड, उसका सर भी जो है वो ढका हुआ नहीं था। एंड द सन रेज ब्रॉट अ गोल्डन ग्लीम फ्रॉम इट्स ब्राउन मैशेस। अब उसने सर भी अपना जो है वो ढका हुआ नहीं था, और उसके जो बाल थे, भूरे रंग के बाल भी, वो भी चमक रहे थे। She did not take the broad beaten road which led to the far off plantation of Walmonde. उसने जो कुशादा सड़क थी और मसरूफ सड़क थी, वो जो वॉलमोंडे की तरफ दूर दराज जमीनों की तरफ जा रही थी, वो उस पे नहीं चली। She walked across a deserted field. वो एक सुनसान खेतों की तरफ रवाना हुई। Where the stubble bruised her tender feet so delicately shod and tore her thin gown to shreds. अब वहां पे क्योंकि वो ऐसी फसलों की तरफ चली गई, और वहां पे क्या हुआ कि उन वहां पर फसलों के जो कांटे निकले होते हैं या कांटे जो होते हैं ठोंटों ने उसकी नाजुक पांव को जख्मी कर दिया, जिन पर उसने नाजुक जूते पहने हुए थे, और उसके पतले और बारीक जो गाउन था उसको भी उसने फाड़ दिया। She disappeared among the reeds and willows that grew thick along the banks of the deep, sluggish bayou, and she did not come back again. अब वो जो फसल थी वो घास और बेत के दरख्तों के दरमियान गायब हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले और गहरे दरिया की शाख के किनारे किनारे पर उगे हुए थी, और वो फिर कभी भी वापस नहीं आई। Some weeks later, कुछ हफ्तों बाद, there was a curious scene enacted at Labri. कुछ अरसे बाद लाबरी में, लाबरी एक जगह का नाम है, वहां पर एक अजीब और नाजुक तमाशा हुआ। वो तमाशा क्या था कि इन द सेंटर ऑफ द स्मूथली स्वेप्ट बैकयार्ड वाज अ ग्रेट बॉनफायर। और वो जो सहन था वहां पर उसके उकब में या सहन के मरकज में एक बॉनफायर था। इसको अलाव कहते हैं, मतलब दरमियान में जो आग लगाई जाती है, चारों तरफ लोग बैठते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। So Armand Aubigny sat in the wide hallway that commanded a view of spectacle, and it was he who dealt out to a half dozen negroes the material which kept this fire ablaze. अब ये वहां पर बैठा हुआ था जो आर्मंड था ऑबिगनी, वो इस कुशादा डेवड़ी में बैठा था जहां से मंजर दिखाई देता था, और ये वही था जिसने तकरीबन बहुत से नीग्रोस को ये सामान मुहैया करने का कहा था कि जो कि आग के शोलों को भड़का रहे थे। A graceful cradle of willow with all its dainty furbishings was laid upon the pyre which had already been fed with the richness of a priceless laity. अब यहाँ पे बेत का एक शानदार जो पंगोड़ा था अपनी तमाम खूबसूरती के साथ लकड़ियों के अंबार के ऊपर रखा हुआ था। And there were silk gowns and velvet and satin ones added to these laces too, and embroideries, bonnets and gloves, for the corbel had been of rare quality. corbel जो था ये जहेज को कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में शायद इसको कहते हैं। फिर रेशम के चूहे और वेलवेट और साटन के कपड़े, फीते और गुलकारी किए हुए कपड़े, सरपोश और दस्ताने थे, क्योंकि ये जहेज जो है वो वहां पे नादिर था। द लास्ट थिंग टू गो वाज अ टाइनी बंडल ऑफ लेटर्स। अब ये क्या कर रहा है, इसने आग जलाई हुई है
और उसने आग जलाकर जितना भी जहेज का सामान है वो सारा जहेज का सामान जो है ये चाहता है कि ये जला दे। तो इसने वो सारा जहेज का सामान जो है वो देख रहा है उस जहेज के सामान में क्या क्या है, क्योंकि वो चली गई अब उसने कभी वापस नहीं आना। तो ये जहेज का सारा सामान जो है वो जलाने के लिए बैठा है और वो बता रहा है कि उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं। द लास्ट थिंग टू गो वॉज अ टाइनी बंडल ऑफ लेटर्स। आखिरी जो चीज थी वो ये था कि वो एक छोटा सा एक अंबार सा था या छोटी सी गठरी थी जिसमें बहुत से खतूत पड़े हुए थे। और ये आखिरी चीज थी जो कि वो जलाने के लिए फेंकना चाह रहा था। इनोसेंट लिटिल स्क्रिबलिंग्स दैट डिजारी हैड सेंट टू हिम ड्यूरिंग द डेज ऑफ देयर एस्पाउसल। और ये उस वक्त की बात है कि जब ये मंगनी के दिनों में जब इसने डिजारी ने इसको जो खत लिखे थे ये वो उस खतों का एक बंडल से था। ये अब आखिरी में इसके पास रह गया था, अभी उसको देख रहा था, ये भी उसने आग में फेंकना था। देयर वॉज द रेमिनेंट ऑफ वन बैक इन द ड्रॉर फ्रॉम विच ही टुक देम बट इट वॉज नॉट डिजायरीज। वहां पर एक खत था और वहां पे बचा कुचा कुछ खत रह गया था जो कि दराज से उसने हासिल किया था, लेकिन ये खत जो है वो डिजायरी ने नहीं लिखा था या डिजायरी की तरफ से नहीं था, ये किसी और की तरफ से था। इट वॉज पार्ट ऑफ एन ओल्ड लेटर फ्रॉम हिज मदर टू हिज फादर। वो इसकी माँ की तरफ से इसके बाप को भेजे के खत का एक छोटा सा टुकड़ा था। ही रेड इट, उसने वो पढ़ा। शी वॉज थैंकिंग गॉड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हर हस्बैंड्स लव। इसमें वो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी अपने शोहर के प्यार या मोहब्बत के लिए कि उसका शोहर जो है उससे काफी मोहब्बत करता है, प्यार करता है। बट अबव ऑल शी रोट, लेकिन उससे ज्यादा उसने ये लिखा कि नाइट एंड डे, दिन और रात, आई थैंक द गुड गॉड फॉर हैविंग सो अरेंज्ड आवर लाइव्स विद आवर डियर आर्मंड विल नेवर नो दैट हिज मदर हु adores him belongs to the race that is cursed with a brand of slavery। अब ये सारी कहानी का जो है ना क्रक्स है, ये सारा क्लाइमेक्स है, ये जो लास्ट 3 लाइन्स हैं ये सारा क्लाइमेक्स है, क्योंकि यहाँ पर वो ये समझ रहा है कि उसकी जो बीवी है वो वाइट नहीं है, सियाफाम, वो सियाफाम है, सफेद फार्म नहीं है। और उसने अपनी बीवी को ये समझकर कि वो सफेद फार्म नहीं है क्योंकि उसका जो बेटा पैदा हुआ है उसका कलर जो है वो व्हाइट नहीं है, तो वो समझा कि इसकी जो बीवी है, क्योंकि उसको तो अडॉप्ट किया गया था, कहीं से भी उठा लिया था वो पिलर के पास से। अब उसकी जो फैमिली है या वो जिस कहाँ की वो डिसेंडेंट है उसका पता नहीं था, तो वो समझा कि ये जो है ये ब्लैक जो है रेस से है। तो इसलिए उसने उसको रोका भी नहीं और वो चली गई। असल में यहाँ पे उसको उसकी माँ का खत मिलता है जब वो अपना सारा जहेज जला रहा होता है, और उसमें उसकी माँ ने अपने शोहर को लिखा होता है कि ये लिखा होता है कि इस बात पर बहुत शुक्र अदा करती है कि उसने इनकी जिंदगियों को इस अंदाज से बनाया कि आर्मन को कभी ये पता नहीं चलेगा कि उसकी माँ जो उसको बहुत अजीज रखती है उसका ताल्लुक उस जात से जो गुलामी के दाग की वजह से लानती है, यानी गुलामी की जिल्लत की वजह से मुआशरे में काबिल नफरत जो है पाई जाती है या समझी जाती है। तो ये सारी कहानी का क्रक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बाद फिर कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सो ये जो चैप्टर है ये इसी रेस पर जो है वो बेस करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।